ये जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, ये असल में नीलकंठ महादेव का मंदिर था, जो पहले राजा महिपाल का किला था और इसका जीर्णोद्धार राजा अजयपाल के द्वारा कराया। तो ये कब से शुरू हुआ वो मामला? ये मामला यहाँ हमारे द्वारा जो मुकदमा दायर हुआ है वो 8/8/2022 को दायर। अभी तक इस पूरे मामले में क्या हुआ है अभी तक? इस मुकदमे में सबसे पहले तो कोर्ट ने ये मुकदमा दर्ज कर लिया और इसमें एक ऑर्डर 1 रूल 8 की एप्लीकेशन थी, वो कोर्ट ने स्वीकार कर ली, जबकि इंतजामिया कमेटी तब तक अपीयर हो चुकी थी और ये एप्लीकेशन मंजूर होने के बाद कोर्ट ने ये मान लिया कि ये मुकदमा तो चलने योग्य है। तो अब कल इसमें क्या होना है? इसमें इंतजामिया कमेटी और गवर्नमेंट की तरफ से जो काउंसिल थे डीजीसी, उनके द्वारा ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन ये कहते हुए डाली गई कि वाद पत्र निरस्त होने योग्य है और उसमें मेन ग्राउंड जो है उनकी, एक तो वो विशेष उपासना स्थल अधिनियम 1991 और वक्फ अधिनियम 1995 के आधार पर वो इस मुकदमे के वाद पत्र को निरस्त कराना चाहते हैं, जबकि ये दोनों ही बातें किसी भी हालत में इस मुकदमे पर लागू नहीं होती। अभी ये जो वादी पक्ष है वो मुकेश पटेल वो क्या मांग कर रहे हैं? हम लोगों की मुख्य मांग जो है अपने वादी पक्ष की ओर से वो ये है कि ये जो नीलकंठ महादेव का मंदिर है, इसमें हमें पूर्व की भांति पूजा अर्चना करने की अनुमति प्रदान। तो आगे अब इसमें क्या हो सकता है? इसमें आगे सबसे पहले तो ये ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन जब डिसाइड हो जाएगी, तब हम तब हमारी जो एप्लीकेशन पेंडिंग है सर्वे कमीशन की, उस एप्लीकेशन को हम लोग प्रेस करें। फिर आगे? उसके बाद जब सर्वे कमीशन की एप्लीकेशन हमारी अलाउ हो जाएगी तो कोर्ट के सामने सर्वे कमीशन होके आएगा। उसके बाद ये मुकदमा एविडेंस के आधार पर तय होगा। तो अब क्या लगता है कि क्या हो सकता है इसमें? इसमें चूंकि किसी भी विपक्षी पार्टी की ओर से अपना लिखित कथन दाखिल नहीं किया गया है, तो कानूनन लिखित कथन का दाखिल करने का अवसर इन लोगों का समाप्त हो चुका है और लिखित कथन अब ये लोग दाखिल नहीं कर सकते, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित विधि निर्णयों के अनुसार अब इनका लिखित कथन पत्रावली पर नहीं दिया जाए। अभी कुछ रूलिंग की भी बात कर रहे थे, आपकी क्या रूलिंग नया आया है? नई रूलिंग अभी 2024 में ये आई है, ये और इसमें ये ही सारे क्वेश्चन जो ये लोग यहाँ उठा रहे हैं, ये ऑलरेडी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली के द्वारा डिसाइड किया है। उसमें क्या फैसला दिया है? उसमें फैसला ये दिया है कि जहाँ पुरातत्व विभाग की संपत्ति होती है, वहाँ ऑर्डर विशेष उपासना स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधान लागू नहीं होते और क्योंकि एक पक्ष हिंदू पक्ष है, दूसरा पक्ष मुस्लिम पक्ष है, इसलिए वक्फ अधिनियम के प्रावधान भी लागू नहीं होंगे। और दूसरा, वक्फ की प्रॉपर्टी तभी कहलाएगी जब वो किसी के द्वारा डेडिकेटेड हो। ये प्रॉपर्टी किसी के द्वारा डेडिकेटेड नहीं है। ये संपत्ति जो इतिहास है, वो इतिहास इस बात का गवाह है कि प्रॉपर्टी जो इन डिस्प्यूट है नीलकंठ महादेव का मंदिर है और था, और साथ ही साथ ये मंदिर का निर्माण राजा महिपाल के द्वारा कराया गया था और उसके बाद उसका जीर्णोद्धार उनके बेटे अजयपाल के द्वारा कराया गया। तो ये प्रॉपर्टी इनके पास कैसे पहुंची? क्या साक्ष्य है इसके? इसके साक्ष्य ये है कि उसके जो बीच में वहाँ जो मुगल आक्रांता यहाँ आए, मुस्लिम शासक, उनके द्वारा ज्यादातर जगहों पर ये करा गया, जो मंदिर की जगह थी उन पर मस्जिद होना दर्शाना शुरू कर दिया गया, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया गया, जबकि जो उसका सुपर स्ट्रक्चर है वो वास्तव में मंदिर का ही है। हमारा कहना ये कि मुकदमा जो है जो दायर किया है ये फर्जी दायर किया है, यहाँ के अमन अमान को ख़त्म करने के लिए दायर किया है। इनका कोई हक़ ही नहीं है, ना कुछ है। जामा मस्जिद 850 साल पुरानी है और जैसे इन्होंने ये कहा कि मुग़ल आक्रांता, इनके अपने दावे, मुग़ल आक्रांता से तो कोई मतलब ही नहीं है। ये जो है ग़ुलाम वंश शमसुद्दीन अल्तमश ने बनाया था, उन्हें हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है। इन्हें मुकदमा करना था फर्जी, इसलिए कहीं से कहीं लिख दिया। आजकल एक फैशन चला गया है मुग़ल आक्रांता, मुग़ल आक्रांता। तो ये मुकदमा 850 और वहाँ पर नमाज हो रही, कहीं इनका कभी कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज और निकल कर सामने आ रही है, शासित के अंतर्गत आती है, यानी कि एएसआई के अंतर्गत आती है। नहीं, ऐसे में इस पक्ष ऐसा है, मैं आपको ये बताऊं, 1920 में ये दर्ज है कि ये जामा मस्जिद जो है नेशनल इम्पोर्टेंस का मोनूमेंट है और बाकी ना तो आज तक उन्होंने कोई मेंटेन किया है ना कुछ किया है।
और एएसआई एक्ट की बात भी करें, एएसआई एक्ट भी जो है बार करता है सिविल कोर्ट का जुडिशियल किसी मैटर, तो इन्हें कोई राशि नहीं, ना एएसआई एक्ट के हिसाब से, ना 91 के एक्ट से, ना वक्फ एक्ट से, ना कोई काज ऑफ एक्शन है, और कुछ नहीं है इनके पास। जिस तरह से हिंदू कर रहा है इस पूरी मस्जिद को लेकर, पहले संभल में भी किया, अब थोड़े दिन पहले सुना उसको क्या करेंगे? मैं आपको बताऊं, संभल का बता रहा हूं। संभल में दावे में ही उन्होंने लिखा था कि फर्जी कागजात से मुस्लिम पक्ष ने मुकदमा जीत लिया। जब मुस्लिम पक्ष मुकदमा जीत तय हो चुका, जो चीज़ तय हो चाहिए, सेक्शन 11 जो है सीपीसी का है, रेजिडिकेट, अगर कोई मामला पहले तय हो गया है तो वो दोबारा एजिटेट नहीं हो सकता। ये जानते हुए भी उन्होंने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर बिल्कुल इलीगल है। सर्वे के लिए अगर सर्वे से मतलब ही क्या है, जब मुकदमा ही चलने लायक नहीं, सर्वे और क्या मतलब है? ये तो सिर्फ खुराफात की बात है। तो आप लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो मस्जिद है पूरी मुस्लिम पक्ष की है? हाँ जी, हम बिल्कुल क्लेम कर रहे हैं, है ही है। 850 साल से बराबर नमाज चल रही है, तमाम सब है। अब ये इन्होंने ये तो सिखा कह रहे हैं, ये योगी जी के दौर में 400 साल के जो है 4 साल उनके पूरे होने पे जो है, तो उस पर साफ लिखा है जो है बदायूं की धरोहर है जामा मस्जिद, कहीं कुछ नहीं लिखा है, तोड़ के लिखा है। एक चीज़ बात हो रहा है लगातार, अब इसकी मुझे कोर्ट में भी हियरिंग है, इस तरह से देखेंगे जो जज हैं उनके सामने आप क्या कुछ फैक्ट्स रखने वाले हैं? ना तो वो फैक्ट्स जो हम लीगल बात रख रहे हैं, फैक्ट्स क्या बताए, ठीक है। ये जो मस्जिद आप कह रहे हैं 8.5 साल पुरानी, इश्यू भी है आपके पास? हमारे पास साक्ष्य है, हमारा जो है उसमें दर्ज भी है, 1272 सरकारी रिकॉर्ड में जामा मस्जिद दर्ज है, वक्फ बोर्ड में जामा मस्जिद दर्ज है। इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है सबूत होने का। जब उन्होंने कोर्ट ने कहा था कि आप जो हैं इसका सबूत दाखिल करें, कोई सबूत दाखिल नहीं कर पाई। ये जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, ये असल में नीलकंठ महादेव का मंदिर था, जो पहले राजा महिपाल का किला था और इसका जीर्णोद्धार राजा अजयपाल के द्वारा था। इस मुकदमे में सबसे पहले तो कोर्ट ने ये मुकदमा दर्ज कर लिया और इसमें एक ऑर्डर 1 रूल 8 की एप्लीकेशन थी, वो कोर्ट ने स्वीकार कर ली, जबकि इंतजामिया कमेटी तब तक अपीयर हो चुकी थी। और ये एप्लीकेशन मंजूर होने के बाद कोर्ट ने ये मान लिया कि ये मुकदमा तो चलने योग्य है।